हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, कूलॉम्स लॉ ओबेस सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके आसपास जितने भी दूसरे चार्ज हैं सभी ने उस पर जो फोर्स लगाया है उन सभी चार्ज के वजह से जो फोर्स है उसका वेक्टर सम करने से आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए कि इस 2 ने 1 पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब मैं इसके पड़ोस में ये Q3 लाकर रख देता हूँ, तो Q3 की प्रेजेंस से Q1 और Q2 के बीच के इंटरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब Q2 अभी भी उतना ही फोर्स लगाता रहेगा Q1 पर जितना कि वो तब लगा रहा था जब Q3 नहीं था, लेकिन Q3 खुद भी तो कुछ फोर्स लगाएगा, तो Q3 फोर्स लगाएगा अपना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब हमें इन दोनों फोर्सेस की वेक्टर सम करना पड़ेगी इनके बीच के एंगल को देखकर, और जब हम इनकी वेक्टर सम कर लेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। इसका मतलब कूलॉम्स लॉ बोलता है कि अगर आपको नेट फोर्स निकालना है पहले चार्ज पर तो वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, force on 1 due to 4 and so on, force on 1 due to nth charge। अगर वो n चार्ज का सिस्टम है तो इन सब की वजह से मिला के इतना फोर्स लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि कूलॉम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब किसी एक चार्ज पर उसके चारों तरफ जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं वो सब इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस से उनको कोई असर नहीं पड़ता, और एक चार्ज पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं अगर हम उन सभी का वेक्टर सम कर लें तो हमारे पास नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज आ सकता है। वेक्टर्स में हमने फोर्सेस को ऐड करना सीखा था, और वहां पे जो हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था उसके हिसाब से अगर हमारे पास ये एक फोर्स है F1 और समझिए कि ये दूसरा फोर्स है F2, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इनका रिजल्टेंट Fr सपोज इधर से एंगल क्रिएट करता है अल्फा और F1 और F2 के बीच में। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट ईयर कि F का जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। साथ ही साथ अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है तो हम tan अल्फा निकाल सकते थे, और tan अल्फा था हमारे पास F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। साथ ही साथ हम ये भी जानते थे कि अगर स्पेशल केस में अगर F1 और F2 की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेट्स अस से कि ये F है, तो Fr बराबर हो जाएगा हमारे पास 2F cos थीटा बाय 2। ये हमने लास्ट ईयर वेक्टर में पढ़ा था जिसको कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल and on the vertex of equilateral triangle there are three equal charges q1, q2 and q3 all have the value q and we have to calculate net force on q3। so हमें q3 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में ये देखें कि Q3 ये है, ये येलो कलर का जो नीचे जिसमें मैंने अब रेड डॉट लगा दिया Q3। एक तो Q1 Q3 को रिपेल कर रहा होगा क्योंकि ये लाइक चार्ज है, इसलिए एक तो Q1 इस पर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये फोर्स लगा रहा होगा जिसकी मैग्नीट्यूड होगी K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q अपॉन डिस्टेंस की जगह A स्क्वायर। दूसरा फोर्स है जो Q2 लगा रहा होगा Q3 पर। Q2 Q3 पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो Q2 Q3 पर फोर्स लगा रहा होगा ये रिपल्शन फोर्स, और वो होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसकी मैग्नीट्यूड होगी K Q अपॉन A स्क्वायर। तो देखा जाए तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। फिर हम जानते ही हैं कि 60 डिग्री की एंगल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से
ये होगा एफ आर। अब क्योंकि एफ थ्री ड्यू टू टू और एफ थ्री ड्यू टू वन ये दोनों इक्वल हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हमने मान लिया कि ये एफ लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने सीखा था कि रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी आंसर आएगी 2f cos थीटा बाई 2, इसलिए ये हो जाएगी 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ इनके बीच में एंगल है 60, तो ये हो जाएगा cos 60 बाई 2 दैट इज 30। cos 30 हो जाएगा √3 बाई 2, सो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3 बाई 2, ये दोनों ही रहे। सो फाइनल आंसर हो गया √3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3, और इसके साथ एक फिगर एसोसिएटेड है। फिगर में देखिए तो Q3 ये चार्ज है और Q2 भी लाइक चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और सपोज ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अगर हम देखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वो होगी के, दोनों का सेम चार्ज है Q1 Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर इसी तरह अगर हम Q1 को देखें तो Q1 पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, जबकि Q3 पर पॉजिटिव है, इसलिए ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ फोर्स आएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये था फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड सेम है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको अगर हम एफ मान लें, इनका रिजल्टेंट यहाँ इनके बीच में कहीं पर होगा। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल है 120। तो अगर हम देखें कि रिजल्टेंट फोर्स 2f cos थीटा बाई 2 के हिसाब से 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 120 बाई 2 दैट इज cos 60 होगा 1 बाई 2, इसलिए ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट्स द आंसर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फोर्स ऑन Q3 कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो Q1 Q3 लाइक चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 लगा। इसी तरह ये भी लाइक चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 लगा के। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये r/2 है और ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस होगी y स्क्वायर प्लस r/2 की होल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी होगी y स्क्वायर प्लस r/2 की होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और वो आएगी के क्यू बाई 2 अपॉन इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, और सेपरेशन है √y स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। इसलिए फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर प्लस r/2 की होल स्क्वायर।
अब हमें इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर हम दोबारा से इसको देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल थीटा होगा अगर, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों के बीच में भी 2 थीटा होगा, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स होगा 2F cos थीटा बाय 2। तो ठीक है, F की जगह लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर। और ये तो फॉर्मूला था, याद रखिए कि यहाँ थीटा नहीं है, क्या है, 2 थीटा है, 2 थीटा बाय 2 होएगा, ये 2 भी खल्लास हो गए, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर बाय 2 की होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, फिर से इसको देखते हैं। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का काम करेगा इस ट्राइंगल में y, और हाइपोटेनियस का काम करेगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर बाय 2 की होल स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा की जगह आ जाएगा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आर बाय 2 की होल स्क्वायर। ये हो गया के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर बाय 2 की होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये वो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि Q3 एक्सपीरियंस करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फोर्स ऑन ईच कैपिटल Q इज 0, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। और एक फिगर एसोसिएटेड है। यहाँ पर एक स्क्वायर के वर्टेक्स पर हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं। सपोज इस स्क्वायर की जो साइड है वो D है। अब ये बात तो तय है कि कैपिटल Q और कैपिटल Q जो कि Q1 और Q3 पर रखे हुए हैं, ये दोनों तो लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज है इसलिए गारंटेड एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। मेरे को लगता है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की मैग्नीट्यूड होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस इनका यहाँ से यहाँ तक होगा √2d, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये हो जाएगा √2d का होल स्क्वायर। इस तरह फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 की वैल्यू आ जाएगी के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। अब इसके बाद अगर Q पर, जो कि Q3 है, जिसकी वैल्यू Q है, उस पर अगर नेट फोर्स हम 0 चाहते हैं, तो जितना F31 है उतना का उतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो Q4 है और जो Q2 है, जिसमें कि स्मॉल q दे रखा है, उसका साइन अपोजिट होना चाहिए ताकि इसको पुल करे और उनका रिजल्टेंट दूसरी तरफ आ जाए। तो अभी मुझे पता नहीं उनका साइन क्या है, क्योंकि जब वो रिवील करने के लिए कह रहे तो साइन भी आएगा, लेकिन मैं एकदम श्योर हूं कि कैपिटल Q और कैपिटल Q तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो जो 3 पर फोर्स अप्लाई करेगा 2, और जो 3 पर फोर्स अप्लाई करेगा 4, यानी ये वाला और ये वाला, ये फोर्स तो बराबर ही अप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये सेम फोर्स अप्लाई करेंगे।
तो इन्होंने फोर्स तो सेम अप्लाई कर दिया। अब ये चाहते ये हैं कि नेट फोर्स 0 आया है। तो नेट फोर्स 0 तब आ सकता है जब इनका वेक्टर सम 0 आए। मुझे लगता है कि F3 ड्यू टू 2 इस लाइन पे कहीं लगेगा, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 भी इस लाइन पे लगेगा, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 परपेंडिकुलर होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 के। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो वो एफ आर डैश आएगा। एफ आर डैश मतलब रिजल्टेंट ऑफ F32 एंड F34। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा 2F, F की जगह KQ अपॉन D स्क्वायर इंटू cos 90/2 यानी cos 45। इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया मेरे पास √2 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D स्क्वायर। ये जो रिजल्टेंट आया है ये इन दो फोर्स का रिजल्टेंट है। अब मुझे लगता है कि ये दो फोर्स, बाद में मैं साबित कर दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है कि ये ऐसे लग रहे होंगे। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4 और ये होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ताकि जो इनका रिजल्टेंट है एफ आर डैश वो इधर आ जाए। अब अगर एफ आर डैश और F31 एक दूसरे को इक्वेट कर लें, कैंसिल आउट कर दें, तो इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। फॉर नेट फोर्स ऑन Q3 विल बी 0, एफ आर डैश एंड F31 इनका सम, इनका वेक्टर सम आपको 0 दे, क्योंकि वो एक ही लाइन पर हैं, इसलिए एफ आर डैश निगेटिव ऑफ F31 के बराबर होना चाहिए। F31 कितना था? F31 था KQ स्क्वायर अपॉन √2D स्क्वायर, यानी KQ स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। तो ये था KQ स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, और एफ आर डैश कितना था? √2 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D स्क्वायर। इसलिए कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू हो गई √2 माइनस वाला। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर अगर हम किसी चार्ज को रखें तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। पहले से कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है हमारे पास, सपोज हमारे पास 2 या 3 चार्ज का एक सिस्टम है, उनके आसपास कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर अगर हम कोई चार्ज बाहर से लाकर रख दें तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम समझते जाते हैं। पहला पॉइंट है, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑलवेज फाउंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। कोई दो चार्ज के सिस्टम की वजह से न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज के पास में मिलता है। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है, तो अपन ये समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा चार्ज है Q और ये एक बड़ा चार्ज है 10Q। हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो भाई जब हम इसके करीब होंगे तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा,
जैसे जैसे 10Q से दूर जाते जाएंगे वो फोर्स कम लगाता जाएगा। लेकिन अगर हम Q के करीब आते जाएं और 10Q से दूर आते जाएं तो 10Q की वजह से फोर्स घटेगा जबकि Q की वजह से बढ़ेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर 10Q की वजह से फोर्स और Q की वजह से फोर्स इक्वल और अपोजिट होएगा। इसके लिए हमें Q के करीब छोटा चार्ज है उसके करीब जाना पड़ेगा और बड़े चार्ज से दूर जाना पड़ेगा। जब हम बड़े चार्ज से दूर जाएंगे तो उसकी वजह से फोर्स कम होने लगेगा और अगर हम छोटे चार्ज के करीब जा रहे हैं तो उसकी वजह से फोर्स बढ़ने लगेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर दोनों की वजह से इक्वल और अपोजिट फोर्स आ जाएगा, बस वही जो पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसलिए हम हमेशा के लिए याद कर लेते हैं कि ड्यू टू टू चार्ज न्यूट्रल पॉइंट्स आर ऑलवेज फाउंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ लाइक चार्ज मतलब या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है। फॉर अ सिस्टम ऑफ लाइक चार्ज इट एग्जिस्ट बिटवीन द चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम। अच्छा, अगर हमारे पास लाइक चार्ज का सिस्टम है, मान लीजिए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, मान लीजिए ये भी Q1 भी पॉजिटिव है और ये Q2 भी पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि हमें पहली बात तो जो छोटा होगा उसके करीब मिलेगा, लेकिन इनका कहना है कि बीच में कहीं पे मिलेगा, मतलब यहाँ बीच में कहीं पर इस लाइन पर कहीं पर मिलेगा। क्योंकि देखिए इस थर्ड चार्ज को ये दोनों एक जैसा फोर्स लगाएंगे वेदर रिपल्शन और अट्रैक्शन, क्योंकि Q1 और Q2 की पोलरिटी तो सेम है, उन दोनों के पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए। अब अगर Q पॉजिटिव है तो दोनों ही उसको रिपेल करेंगे या दोनों ही उसको, अगर वो नेगेटिव है तो दोनों ही उसको अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब थर्ड चार्ज के साथ इन दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा। अब अगर ये दोनों ही उसको समझो कि पुश करते हैं, समझो कि दोनों ही उसको रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो ये बोलेगा भैया मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ Q1 और Q2 बोलेगा कि भैया मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ। तो पहली जरूरत पूरी होना चाहिए कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, फिर इसको दाएं बाएं खिसका के कहीं ऐसी जगह आ जाएगी जहां पर ये छोटे चार्ज के करीब होगा, बड़े चार्ज से दूर होगा और F1 F2 की मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पहली बात तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए एज वेल एज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए तो छोटे चार्ज के करीब जाओ, क्योंकि बड़े चार्ज से दूरी बनाओ तो फोर्स कम होगा, छोटे चार्ज से दूरी कम करो तो फोर्स बढ़ेगा। क्योंकि हमें दो फोर्स का रिजल्टेंट जीरो लाना है, तो वो तभी संभव है जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अब इसके लिए जरूरी बात आती है हमारे सामने कि दोनों में फोर्स इक्वल हो, तो उसके लिए तो हम स्मॉलर चार्ज के पास चलेंगे। साथ साथ फोर्स अपोजिट लग रहा हो, तो अगर सिस्टम ऑफ लाइक चार्ज होगा तो उनके बीच में जाने पर ही अपोजिट लगेगा। क्योंकि अगर मैं मान लो साइड में आ जाऊं, आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाऊं, तो ये दोनों ही इसको या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगाने लग जाएंगे। F1 भी इधर लगने लगेगा, F2 भी इधर लगने लगेगा, तो ये तो दूर भाग जाएगा। या दोनों ही इसको अट्रैक्ट करने लगेंगे तो ये पास आ जाएगा, पर इस पर नेट फोर्स जीरो तो इनके बीच में ही कहीं हो सकता है। तो दो बातें क्लियर हो गई कि क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और लाइक चार्ज के लिए वो उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर उनके बीच में कहीं पर मिलेगा। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्ज इट इज फाउंड आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज। क्योंकि मान लीजिए अब हमारे पास Q1 तो पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव चार्ज है। अब भैया अगर मैं जो तीसरा चार्ज लाऊंगा या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कोई एक तो उसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरा उसको रिपेल करेगा। मतलब ये दोनों उस पे अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाना चाहते हैं। पर अगर मैं उसको बीच में रख दूं, इनके बीच में कहीं पे रख दूं, तो ये कहेगा चल मैं तेरे को रिपेल कर रहा हूँ, वो बोलेगा आजा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इनकी तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसलिए क्या करना होगा, इसलिए ये करना होगा कि हमको रखना पड़ेगा इसको सिस्टम ऑफ चार्ज के बाहर, आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज। जब हम इसको बाहर रखेंगे तो एक बोलेगा कि चल मैं रिपेल कर रहा हूँ, दूसरा बोलेगा आजा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी जगह पर दो फोर्स लग रहे हैं, वहां नेट फोर्स जीरो लाना है, कब आ सकते हैं साहब,
दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड बराबर करने के लिए छोटे चार्ज के पास चलो, बड़े चार्ज से दूर चलो, और डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए लाइक चार्ज में बीच में कहीं पे रखो चार्ज को, और अनलाइक चार्ज में आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज रखो। ये बातें हमें तरीके से पता चली और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स फॉर द फॉलोइंग सिस्टम्स। ओके, तो ये एक पहला सिस्टम हमको दिया गया है जिसमें दोनों चार्ज है, कैपिटल क्यू लाइक चार्ज है, और इनके बीच का सेपरेशन है आर। क्या हम इसे वर्बली कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि लाइक चार्ज के लिए हमेशा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है? बिटवीन द सिस्टम ऑफ चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम। तो ये इनके बीच में कहीं पर मिलेगा। किसके पास में मिलेगा? क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। हे भगवान, इनमें कौन स्मॉलर है? क्यू क्यू। अरे ये तो दोनों बराबर है। इसका मतलब मुझे लगता है यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा बीचों बीच में। ये मेरे को पहले से लग रहा है, ये मेरे को पहले से लग रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज रख देता हूँ क्यू, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से डिस्टेंस है एक्स। तो ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एक्स। अगर ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहाँ पर जो भी हम एक और चार्ज रखेंगे उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। वो कब हो सकता है? जब जितना फोर्स 1 की वजह से इस क्यू पर लगे उतना ही फोर्स 2 की वजह से इस क्यू पर लगे, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए अपन ने उसको बीच में रख ही लिया है, क्योंकि अपने पहले ही पढ़ लिया था कि लाइक चार्ज के बीच में रख लो तो डायरेक्शन अपोजिट होने का काम हो जाता है। अब बस मैग्नीट्यूड्स को और बैलेंस कर ले। तो फॉर न्यूट्रल पॉइंट दो बातों की टेक केयर करना थी। पहली चीज कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो फोर्स की, उसके लिए तो हमने साहब उसको उनको मिलाने वाली लाइन पे बीच में कहीं पे रख लिया। अब हमें वो लोकेशन ढूंढना है ताकि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। तो उसके लिए हमें पता है कि स्मॉल क्यू पर ड्यू टू 1 जो फोर्स लग रहा है उसको बराबर होना चाहिए स्मॉल क्यू पर ड्यू टू 2 जो फोर्स लग रहा है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। कैपिटल क्यू समाप्त हो गया, स्मॉल क्यू भी समाप्त हो गया, के भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आर माइनस एक्स की होल स्क्वायर। एक्स बराबर हो गया आर माइनस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू हो गया आर, और x बराबर हो गया आर बटे 2, जैसा कि हमने सोचा था। इंटीग्रेटिव सॉल्यूशन है। इसी का सेकंड एग्जांपल आ गया जिसमें उन्होंने सिस्टम ऑफ चार्ज हमको दिया है, Q1 बराबर तो ले लिया Q, और Q2 बराबर ले लिया 9Q, और चाहते हैं कि हम ये बता दें कि कहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि ये लाइक चार्ज का सिस्टम है जिसमें Q छोटा है और 9Q बड़ा है, तो इसके पास में कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। यहाँ अगर कोई हम थर्ड चार्ज रख दें तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब ये Q इस पर फोर्स लगाएगा F1 और ये इस पर फोर्स लगाएगा F2 9Q। हमारे हिसाब से जिस भी डिस्टेंस पर ये दोनों होंगे बराबर, बस वहीं पर आ जाएगा हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट। सो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट के लिए फोर्स 1 ने जो अप्लाई किया Q पर, फोर्स 2 ने जो अप्लाई किया Q पर, इनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। इसलिए कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर को बराबर होना चाहिए के 9 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर के। तो के खत्म, कैपिटल Q खत्म, स्मॉल q खत्म। सो हमारे पास आ गया आर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर। इस तरह r माइनस एक्स बराबर हो गया 3x, सो 4x बराबर हो गया r, और x इज इक्वल टू हो गया r बाय 4। तो ये वो डिस्टेंस हो गई जिस पर कि हमको न्यूट्रल पॉइंट मिला। अब सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्या कोई सरल तरीका नहीं है? हाँ है ना, सरल तरीका, जादू, ट्रिक। क्या करें? अगर आपको जादू सीखना है तो डिस्टेंस फ्रॉम Q1 से डिस्टेंस कब? लाइक चार्ज के लिए।
डिस्टेंस फ्रॉम Q1 x इज इक्वल टू R अपॉन Q2 अपॉन Q1 का स्क्वायर रूट प्लस 1। अरे वाह, ये तो जादू मंतर हो गया। क्या इससे आंसर आ रहा है क्या? चलो ध्यान से देख लेते हैं। Q क्या था, Q1 क्या था, कैपिटल Q, Q2 क्या था, 9Q। चलो ट्रिक से देखते हैं आंसर आ रहा है क्या। अब 9Q अपॉन Q प्लस 1। अरे ये तो तुरंत ही आ गया। गजब, मतलब हमें याद तो पहले से ही है कि कहाँ पर मिलेगा। लाइक चार्ज के लिए उनके बीच में कहीं पर मिलेगा। अब छोटे चार्ज से दूरी निकालना है या बड़े चार्ज से दूरी निकालना है, जिससे दूरी निकालना है उसको Q1 बोल दिया, उसको नीचे ले लेंगे, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाएगा। और करके देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार सिस्टम ऑफ चार्ज अनलाइक चार्ज है। एक -Q चार्ज है और एक +9Q चार्ज है। तो जैसा कि हम जानते हैं अनलाइक चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। तो ये मिलेगा यहाँ बाहर। सपोज यहाँ कोई स्मॉल Q चार्ज रखा है तो हमें लगता है कि वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया r प्लस एक्स। तो न्यूट्रल पॉइंट की 9Q से डिस्टेंस तो हो गई r प्लस एक्स और -Q से डिस्टेंस हो गई x, और यही x हमको पता था। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम मान लें कि अगर ये स्मॉल Q चार्ज पॉजिटिव था तो ये -Q इसको अपनी तरफ बुलाएगा कि भैया आ जाओ, राइट करेगा, जबकि ये +9Q इसको रिपेल करेगा। हम पहले से ही जानते हैं कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। इसके लिए K Q1, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए हम चार्ज का साइन नहीं रखेंगे। अगर हम विद डायरेक्शन निकाल रहे होते तो चार्ज का साइन भी वहां पे रखते। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 9Q स्मॉल q अपॉन r प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ K तो रहे नहीं, Q भी समाप्त हो गया, स्मॉल q भी समाप्त हो गया। इस तरह r प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर हो गया और r प्लस एक्स बराबर हो गया 3x। इस तरह 2x इज इक्वल टू r हो गया और x इज इक्वल टू हो गया r/2। तो न्यूट्रल पॉइंट मिला हमें x इज इक्वल टू r/2 पर, लेकिन कहाँ? आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या सर आपने पिछले सवाल में एक ट्रिक बताई थी, क्या वही ट्रिक यहाँ लगा दें? तो जवाब है कि नहीं लगा सकते, क्योंकि सेम ट्रिक अगर लगा देंगे तो मतलब वो तो लाइक चार्ज के लिए थी। तो इसके लिए ये है ट्रिक कि अनलाइक चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम Q1 वो होगा x इज इक्वल टू R अपॉन Q2 अपॉन Q1 का स्क्वायर रूट। पिछली बार याद कीजिए यहाँ बीच में आया था +1, अब की बार आ रहा है -1। चलो चेक करके देखते हैं क्या इससे बात बन रही है। तो ये हो गया R, यहाँ पे आ गया 9Q, ये आ गया Q हो गए कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट से बाहर आके ये हो गया 3 और 3 - 1 हो गया 2 एंड ये दोनों सेम आ गए। So next question है, for a given system of charge, find neutral point. Also calculate value of third charge so that when it is placed at neutral point, entire system remains in equilibrium. अब की बार Q और 4Q चार्ज दिया है, रह गई बात न्यूट्रल पॉइंट निकालने की, तो वो तो हम तेजी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्मॉलर चार्ज है इसके पास में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, और से कि अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो यहाँ से अगर डिस्टेंस x है तो क्योंकि ये एक लाइक चार्ज का सिस्टम है हम तुरंत निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है। सो x की वैल्यू होगी r अपॉन Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4Q, ये Q प्लस 1 कैंसिल आउट, तो x बराबर आ गया r/3। तो ये तो हमारे लिए मामूली काम हो गया। अब हमें सोचना है कि हम इसके आगे कैसे हैंडल करें।
तो स्टूडेंट्स हम लोग ये तो समझ चुके हैं अभी तक कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट जो है x इज इक्वल टू r/3 पर मिलेगा। अब हमारा टास्क है कि हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ पर चार्ज कितना रखें q, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। देखिए जब हमें ये निकालना था कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर है, तो हमने इस q पर नेट फोर्स 0 मान लिया था, स्मॉल q पर। तो दोनों तरफ एक्सप्रेशन में q आ गया था और वो कैंसिल आउट हो गया था, तो हमारे पास q बचा ही नहीं था। अब हमें q का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आप ना इस स्मॉल q को छोड़ दीजिए, बस आप कैपिटल Q ले लीजिए, कोई सा भी 4Q ले लीजिए या कोई और ले लीजिए, बस स्मॉल q को छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं समझाता हूं। देखिए फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी चार्ज हो। तो स्मॉल q पर भी 0 होना चाहिए, कैपिटल Q पर भी 0 होना चाहिए और 4Q पर भी 0 होना चाहिए नेट फोर्स। तो हम किसी पर भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन हमारा टास्क है कि हमें Q की वैल्यू निकालना है। तो जो स्मॉल q है वो बचना चाहिए। अगर LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड स्मॉल q आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 मान लेता हूं, मतलब फोर्स जो कैपिटल Q पर अप्लाई करेगा स्मॉल q प्लस फोर्स जो कि कैपिटल Q पर अप्लाई करेगा 4Q, इन दोनों का वेक्टर सम होना चाहिए 0। कैपिटल Q स्मॉल q पर जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ कैपिटल Q पर जो 4Q फोर्स लगाएगा उसके बराबर होना चाहिए, उसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा k कैपिटल Q स्मॉल q एक्स स्क्वायर बराबर एक माइनस तो ये है ही k। याद रखिए जब वेक्टर्स में लिखते हैं हम फोर्स को, तो हम चार्ज का साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे q 4q दोनों पॉजिटिव हैं अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। अब देखिए अगर दोनों तरफ स्मॉल q होता तो कैंसिल आउट हो जाता, कैपिटल Q तो कैंसिल आउट हो गया, k भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन स्मॉल q बचा रह गया। इसलिए आप समझिए कि मैंने जानबूझकर कैपिटल Q पर नेट फोर्स 0 लिया था, ना कि स्मॉल q पर, क्योंकि अगर मैं स्मॉल q पर लेता तो इधर भी कैपिटल Q स्मॉल q आता और उधर 4Q स्मॉल q आता, दोनों तरफ से q कैंसिल आउट ही हो जाते और हमें डिस्टेंस का इक्वेशन मिलता, जैसा कि हम x की वैल्यू निकालने के लिए करते थे, पर हम यहाँ नहीं करेंगे। सो इसलिए हमें पता ही है कि जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास r/3, तो ये हो गया उसका स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का 4 कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर खत्म हो गए, तो स्मॉल q की वैल्यू हो गई -4q/9। तो ये तो इसको करने का हो गया। अच्छा जो टेक्निकल वे है, जो क्लासिकल वे है, पूरा वो हो गया। लेकिन क्या हम इसको जल्दी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है जिससे ये जल्दी हो जाएगा, चलिए देखते हैं ट्रिक। याद रखिएगा इसका आंसर आया है -4q/9। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि स्मॉल q की वैल्यू होगी -q1 q2 अपॉन रूट ऑफ q1 प्लस रूट ऑफ q2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जो q1 q2 है उनको हमें विद साइन कन्वेंशन रखना है, लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर q1 और q2 है उनको हमें साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखना है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू रख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट ही नहीं आएगा। सो इसलिए यहाँ पर हम सोचें तो ये थी हमारे पास q, ये थी हमारे पास 4q, ये है स्क्वायर रूट ऑफ q, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 4q और इसकी स्क्वायर। ऐसा करने पर ये हो गया माइनस का 4q स्क्वायर अपॉन ये हो गया रूट q और 2 रूट q मतलब 3 रूट q, स्क्वायर किया तो 9q, q नहीं रहे और अरे वाह ये तो बहुत जल्दी से आंसर आ गया, ये हो गया -4q/9, ये तो तुरंत ही आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें जितने सारे केसेस हो सकते हैं उनको समझने के लिए एक नोट के जरिए समझ रहे हैं। ऐसी कंडीशन इमेजिन कर लीजिए दैट टू बॉब्स ऑफ डिफरेंट मासेस m1 एंड m2 and charge q1 and q2 are suspended from the same point with the help of insulating threads as shown in figure। मान लीजिए ये इस तरह से इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, इनसे ये रेड कलर के दो चार्ज q1 और q2 लटक रहे हैं। अगर q1 का मास m1 है तो m1g इस पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, सिमिलरली इस पर m2g लग रहा होगा। अगर हम मान लें कि ये लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर Fe लग रहा होगा
और इधर भी FE लग रहा होगा। इसके अलावा यहाँ रस्सी में टेंशन होगी जो कि T1 होगी और इस तरफ रस्सी में टेंशन होगी जो कि T2 होगी। यहाँ एंगल θ1 होगा और यहाँ एंगल θ2। अब ये जो दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच में कोई सेपरेशन भी रहा होगा, से इनके बीच में सेपरेशन R है, ये सेपरेशन R/2 होगा और ये सेपरेशन भी R/2 होगा। अब अगर हम इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स कर लें तो ये होगा T1 cos θ1 और ये होगा T1 sin θ1। इसी तरह अगर हम इस टेंशन के भी कंपोनेंट्स कर लें तो ये होगा T2 cos θ2 और ये होगा T2 sin θ2। अगर हम चाहते हैं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो ये इक्विलिब्रियम में तब ही रहेगा जब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, मतलब T1 sin θ1 FE के बराबर होना चाहिए और T2 sin θ2 FE के बराबर होना चाहिए। इसी तरह T2 cos θ2 M2G के बराबर होना चाहिए और T2 और T1 cos θ1 भी M1G के बराबर होना चाहिए, M1G के बराबर होना चाहिए। अगर हम T1 sin θ1 को T1 cos θ1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा FE अपॉन M1G, मतलब tan θ1 बराबर FE अपॉन M1G। इसी तरह tan θ2 बराबर आ जाएगा FE अपॉन M2G। एक बार फिर से समझते हैं कि हमने x एक्सिस वाले फोर्सेस को इक्वेट किया और y एक्सिस वाले फोर्सेस को भी इक्वेट किया। तो T1 sin θ1 और T1 cos θ1 का रेशो निकालने पर हमने पाया कि tan θ1 बराबर FE अपॉन M1G है। इसी तरह tan θ2 बराबर FE अपॉन M2G था। अब हम समझ गए हैं कि इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में हम tan थीटा बराबर FE अपॉन mg लगा सकते हैं किसी भी एक बॉब के लिए। तो यहाँ पहला पॉइंट बनता है कि tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है FE के। अब चूंकि जो FE है उसकी वैल्यू होती है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब वो Q1 और Q2 अगर आपस में इंटरचेंज कर लें अपनी जगह तो FE चेंज नहीं होगा, इसलिए tan थीटा FE के प्रोपोर्शनल है। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि अगर Q1 और Q2 की जगह चेंज कर दी जाए तो क्या थीटा पर कोई असर पड़ेगा? तो जवाब है कि थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q1 एंड Q2, मतलब आप Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप Q1 को Q2 से और Q2 को Q1 से बदल दो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इफ वी interchange Q1 and Q2, FE remains same. Therefore, θ1 and θ2 remains same. नेक्स्ट बात है कि tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। सो अगर मास ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा। तो जिस बॉब का मास ज्यादा होगा वो रस्सी ज्यादा झुकी हुई होगी नीचे की तरफ और उसके लिए थीटा की वैल्यू कम होगी। दैट इज इफ M1 is greater than M2, M1 बनाएगा छोटा एंगल, M2 बनाएगा बड़ा एंगल। एंड इफ M2 is greater than M1, then θ1 is greater than θ2। जो मास बड़ा उसका एंगल छोटा और जो मास छोटा उसका एंगल बड़ा। अब अगर M1 और M2 हो गए बराबर तो θ1 और θ2 भी हो जाएंगे बराबर। तीसरी बात है कि tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है G के। इसका मतलब अगर हम ऐसी जगह चले जाएं जहां ग्रेविटी नहीं है तो नीचे की तरफ के तो फोर्स ही खत्म हो गए। FE दोनों को खींचेगा दूर ले जाएगा और रस्सियां एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरह से FE बचेगा, बस टेंशन बचेगी। ये एंगल पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर G 0 हो गया तो tan थीटा बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री और θ1 प्लस θ2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और इस समय T और FE आपस में होंगे बराबर।
तो ये इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते थे जिनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम प्रॉब्लम पे जाएंगे। अब एक स्पेशल केस लेते हैं कि मान लीजिए कि हम ऐसा बोले कि m1 और m2 बराबर है और वो n के बराबर है और q1 और q2 भी बराबर है। तो हम जानते हैं और मान लेते हैं कि वो q है, तो θ1 और θ2 भी बराबर आएगा। इसका q1 q2 से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही m1 m2 बराबर होता है हम जानते हैं θ1 θ2 बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा। tan थीटा होगा FE अपॉन mg, यानी tan थीटा होगा k q स्क्वायर अपॉन, अगर ये सेपरेशन r थी तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। ये हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है। सो अगर थीटा एक छोटा एंगल है, if theta is a small angle, अगर थीटा एक स्मॉल एंगल है तो tan थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के। थीटा बराबर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अब मैं थीटा की जगह क्या लिखूं, ये मैं यहाँ सोचना चाहता हूँ कि थीटा क्या होता है। इसके लिए थोड़ा सा वापस चलते हैं अपन, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। भाई ये था हमारे पास फिगर। अगर हम मान लें कि ये थ्रेड जो था इसकी लेंथ एल थी और ये पूरा आर था, तो ये r/2 होगा। तो थीटा बहुत छोटा है तो इसको r का अपॉन रेडियस से क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं r/2 अपॉन l। वापिस चलते हैं तो इस थीटा को लिख सकते हैं r/2l। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं r/2l बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू एल। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया जिसको कि हम याद रख लें। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हम कई बार फेस करते हैं, जिसकी कई बातें पूछी जाती हैं जो हम सही करके आ सकते हैं। जैसे क्या पूछा जाता है, जैसे कई बार तो r का वैल्यू ही पूछ लेते हैं, तो वो हो गया 2k क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी की पावर 1/3। एक तो यही बात पूछ लेते हैं। दूसरा पूछ लेंगे r और m में रिलेशन, तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है m रेज़ टू दी पावर 1/3 के। और तीसरा है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q की पावर 3/2 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम में आएगा। अब अगर मान लें कि थीटा स्मॉल एंगल नहीं है तो क्या चेंज आएगा, तो tan थीटा को हम थीटा तो नहीं मान सकते, हमें इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो एक बार फिर वापस चलते हैं, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम मान लें कि ये हाइट y थी, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन 2y, जो पहले होती थी r अपॉन 2l थीटा की वैल्यू। इसलिए अगर थीटा एक स्मॉल एंगल नहीं है, तो tan थीटा को लिखना होगा, r अपॉन 2y। पिछली बार हमने थीटा को लिखा था r अपॉन 2l। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, बिकॉज अब हम tan थीटा की जगह अगर रख लें कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी और उसको इक्वेट कर दें r अपॉन 2y से, तो हमारे पास r क्यूब बराबर हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर y अपॉन एम जी। इसलिए यहाँ पर जहाँ L आता था वहाँ अब y आने लग गया बस। तो अगर थीटा छोटा है तो इस फॉर्मूले में L आएगा, और अगर थीटा बड़ा है तो इस फॉर्मूले में y आएगा। और तब ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर y अपॉन एम जी की पावर 1/3। और इसी समय हम ये जो तीनों आइडेंटिटी थी ये हम दोबारा बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से बस जो पहली आइडेंटिटी थी कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर 1/3 था, वो y की पावर 1/3 हो जाएगा।
दूसरी आइडेंटिटी थी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल m की पावर 1/3 था, वो वैसा का ही वैसा रहेगा। और तीसरी आइडेंटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q की पावर 2/3 था, वो भी सेम ही रहेगा। लेकिन बस अंतर ये है कि अगर थीटा छोटा एंगल है तो इस फॉर्मूले में एल आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में एल आएगा यहाँ पे, जबकि अगर थीटा छोटा एंगल नहीं है तो इस फॉर्मूले में y आएगा। So next question है that two bobs of same mass m and charge q are suspended from a point with the help of two insulating threads of length l. They are in equilibrium initially. Now charge from both the bobs starts to leak at a constant rate. Find out relation between their instantaneous velocity and instantaneous separation. ये भगवान इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़कर ही अपन निर्णय कर लेते हैं कि चलो अगला करेंगे। लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर हमने जो अभी नोट में डिस्कस किया था वो याद रखें तो। यहाँ पर अगर हम सोचें कि बिल्कुल सेम सिनेरियो है, हमने अभी सीखा क्या था कि दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है x, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था q की पावर 2/3 के, जैसा कि अपन ने अभी प्रीवियस नोट में डिस्कस किया। तो इसलिए q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x रेज टू दी पावर 3/2। अब हम डिफरेंशिएट कर दें इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2 x रेज टू दी पावर 1/2 इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt हो जाएगी वेलोसिटी, dq अपॉन dt दे रखा है कि ये एक कांस्टेंट है, ये चीज एक कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमको लग रहा है कि 3/2 भी कांस्टेंट है, तो हमको लग रहा है कि रूट ऑफ x इंटू वी बराबर आ गया कांस्टेंट। अब हो सकता है कि एग्जामिनर इस ही पूरी फ्रेमिंग का सवाल दे दे और एक चार्ज की वेलोसिटी दे दे, दूसरे की पूछ रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम समझ सकते हैं कि रूट x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी, मतलब v1 अपॉन v2 बराबर होगा x2 अपॉन x1 स्क्वायर रूट के अंदर। इसको यूज करके